गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रेणु गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत लेकर उपस्थित हूँ आपके लिए अनुस्थित प्रणाली आवंटन के विभिन्न आधार। देखिए, इससे पहले की क्लासेस में हमने पढ़ा था अनुस्थित प्रणाली क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसको क्यों अपनाया गया, परंपरागत अंकन प्रणाली में क्या त्रुटियाँ थीं जिसके कारण इसे अपनाया गया, इससे क्या लाभ हुए, ये सारी चीज़ें हमने अभी पढ़ी थी। लेकिन अब बात आती है कि अनुस्थित प्रणाली का जो आवंटन है वह किस बेस पर किया जाए, कैसे हम इसको निर्धारित करेंगे, वह चीज़ हम आज समझेंगे। अभी अनुस्थित प्रणाली मैंने आपको बता दी थी, एक ग्रेडिंग सिस्टम होता है। अंकन प्रणाली में पाई जाने वाली त्रुटियों को दूर करने के लिए अनुस्थित प्रणाली को अपनाया गया है। अनुस्थित प्रणाली से बालक का सर्वांगीण मूल्यांकन आसानी से, सर्वांगीण, विश्वसनीय और सटीक मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। बालक में उत्पन्न होने वाली हीन भावना को पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। वर्तमान परीक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं को अनुस्थित प्रणाली के माध्यम से दूर किया जा सकता है। अंकों के माध्यम से जो भेदभाव, जो पक्षपात की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो दूरियां बढ़ गई हैं दो छात्रों के बीच में, दो छात्रों में जो अंतर पाया जाता है वह स्पष्ट नहीं हो पाता है, उन समस्याओं का निराकरण किसके द्वारा किया जाता है? अनुस्थित प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। अब अनुस्थित प्रणाली आवंटन के विभिन्न आधार क्या हैं? देखिए, प्रत्येक प्रकार की अनुस्थित प्रणाली में सबसे पहले प्रमाणिक स्तर का प्रयोग किया जाता है। प्रमाणिक स्तर का प्रयोग किया जाता है। हम ऐसे ही किसी को ए स्तर नहीं दे देते, बी नहीं देते थे, सी नहीं देते, ग्रेडिंग नहीं देते, उसको एकाएक प्रमाण निर्धारित होता है। जब हम कहते हैं कि यह वस्तु अच्छी नहीं है तो इसमें उसका प्रमाणिक स्तर हम कहते हैं, कोई भी वस्तु है हम कहते हैं अच्छी है और अच्छी नहीं है। किसी भी वस्तु के विषय में हम कहते हैं अच्छी है और अच्छी नहीं है, अच्छी है और अच्छी नहीं है। तो एक प्रमाण के आधार पर ही हम उसे अच्छा बताते हैं और अच्छा बेकार बताते हैं, अच्छा नहीं है बताते हैं। तो उसका ये कोई लेवल निर्धारित होता है कि वास्तव में ये अच्छी है और वास्तव में ये अच्छी नहीं है। कोई उसमें निश्चित भावना में निहित होती है, निश्चित प्रमाण होता है, निश्चित तर्क होता है इस वस्तु के विषय में, तभी हम ये डिसाइड कर पाते हैं। तो इसके लिए एक अंकन निर्धारित किया जाता है। प्रमाणिक स्तर भौतिक या प्रत्यात्मक बाह्य रूप में होता है। इसमें 3 प्रकार से डिवाइडेशन होता है प्रमाणिक स्तर में। अनुस्थित प्रणाली में उत्तम, सामान्य और हीन। 3 प्रकार से हम कहते हैं अच्छी है, अच्छी नहीं है, 2 हो गया। एक है उत्तम, सामान्य और हीन। कोई वस्तु उत्तम है, बहुत अच्छी है, सो है, सामान्य है और नहीं है तो वह बिल्कुल ही खराब है। इन 3 लेवल पर अनुस्थित प्रणाली आधारित होती है। प्रमाणिक स्तर से तात्पर्य होता है कि अधिकांश व्यक्तियों की आदर्श अपेक्षा कितनी है। प्रमाणिक स्तर किस आधार पर निर्धारित होता है कि अधिकांश व्यक्ति किस चीज़ को अच्छा बताते हैं। हम कहते हैं, आपने देखा होगा, आप मार्केट जाते हो शॉपिंग के लिए तो उसे कहते हो, वो शॉपकीपर हमसे कहता है क्या दिखाऊं। किसी भी चीज़ के लिए आप कोई बुक लेने गए, कोई अच्छी सी कंपटीशन की बुक लेने जाते हो, तो जब आपको डिसाइड नहीं होता कि या तो आप पहले से ही निर्धारित करके जाते हो कि मुझे इस राइटर की, ये सब्जेक्ट की बुक चाहिए, उस राइटर को भी आप सर्वमान्य व्यू के आधार पर निर्धारित करते हैं। ऐसे ही किसी राइटर के विचारों को आप नहीं अपना सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, तो उसको भी आप सर्च करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, भिन्न टीचर्स से गाइडलाइन लेते हैं कि मुझे कौन से राइटर की बुक पढ़नी चाहिए, कौन से की नहीं पढ़नी चाहिए। तो एक प्रमाणिक सत्य है, सर्वमान्य सत्य हो जाता है कि हाँ ये अच्छा है, इसको सभी मानते हैं, या इसमें से पेपर सेलेक्ट होता है, इतने % पेपर इसमें से सेलेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें एक प्रमाण को सिद्ध करती हैं। अधिकांश विद्यार्थी जो मानते हैं, हम शॉपकीपर से यही कहते हैं कि जो वर्तमान में चल रहा है वो दे दो। वर्तमान में चलने का मतलब है बहुत ज़्यादा व्यक्तियों के द्वारा वह उपयोग लिया जा रहा है, तो वही प्रमाण मान लिया जाता है। और सामान्य में ये आ जाता है कि हाँ कुछ ले जाते हैं, नहीं भी ले जाते हैं, चल रहा है, बस खराब नहीं है, ना ही हम उसे अच्छे कैटेगरी का कह सकते हैं, उत्तम कैटेगरी का कह सकते हैं, लेकिन वह सामान्य है।
अच्छी नहीं कह सकते तो बुरी भी उसे नहीं कह सकते, वह बीच का है कि आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि यह बहुत अच्छा है तो यह पॉसिबल नहीं है। और तीसरा है हमारा हीन, बिल्कुल ही खराब। इसको क्यों पढ़ा, इसमें से तो कुछ आएगा ही नहीं, वो राइटर के विचार अच्छे हैं ही नहीं, उसने ऐसा कुछ खास दिया ही नहीं है, दूसरी बुक की कॉपी का कलेक्शन करके, मैटर का कलेक्शन करके बुक बना दी। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। प्रामाणिक स्तर का तात्पर्य क्या बताया, प्रामाणिक स्तर से तात्पर्य होता है कि अधिकांश व्यक्तियों की आदर्श अपेक्षा कितनी है। साधारणतः अनुस्थित मूल रूप से दो प्रकार से की जाती है, जिससे दो पृथक प्रामाणिक स्तरों को प्रयुक्त किया जाता है। जो अनुस्थित प्रणाली है वह दो प्रकार से की जाती है। कैसे की जाती है अनुस्थित? दो प्रकार से। पहला है, मतलब दो प्रकारों के आधार पर हम अनुस्थित प्रणाली को निर्धारित करते हैं। पहला है सापेक्षित, पहला है सापेक्षित प्रामाणिक अनुस्थित। सापेक्षित प्रामाणिक अनुस्थित। दूसरा है हमारा अबाध निरपेक्ष प्रामाणिक सापेक्षिक हो गया, जिसे हम बोल सकते हैं निरपेक्ष प्रामाणिक अनुस्थित। सापेक्षित प्रामाणिक अनुस्थित और निरपेक्ष प्रामाणिक अनुस्थित, इन दो प्रकारों के आधार पर प्रामाणिक स्तरों को प्रयुक्त किया जाता है। जिसमें देखिए सापेक्षिक प्रामाणिक स्थिति में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों की निष्पत्तियों का ध्यान रखा जाता है। इसमें टोटल जितने भी उपस्थित हैं एग्जाम में उनका सबका ध्यान रखा जाता है। जबकि निरपेक्ष प्रामाणिक अनुस्थित में इसमें किसी एक को आदर्श माना जाता है, उसी के अनुसार अनुस्थित किया जाता है। किसमें? निरपेक्ष में। इसमें तो सभी का ध्यान रखा जाता है और इसमें एक को आदर्श बनाया जाता है, किसी एक को आइडियल बना दिया जाता है, उसी के आधार पर अनुस्थिति निर्धारित की जाती है। जबकि सापेक्षिक प्रणाली अनुस्थित में सभी का समान रूप से ध्यान रखा जाता है। देखिए सापेक्षिक प्रामाणिक अनुस्थित पढ़ेंगे हम पहले, रिलेटिव स्टैंडर्ड ग्रेडिंग इसे कहते हैं हम, रिलेटिव स्टैंडर्ड ग्रेडिंग। रिलेटिव स्टैंडर्ड ग्रेडिंग सापेक्षिक प्रामाणिक अनुस्थित, इसके अंतर्गत छात्र को समूह में स्थान के अनुसार अनुस्थिति दी जाती है। जैसे इसमें समूह में स्थान, समूह में स्थान के अनुसार ग्रेडिंग दी जाती है। किसमें? सापेक्षिक प्रामाणिक अनुस्थिति में समूह में स्थान के अनुसार ग्रेडिंग दी जाती है। अब देखिए कैसे दी जाती है समूह में स्थान के अनुसार। इसमें समूह के सभी छात्रों के स्तर को ध्यान में रखा जाता है। छात्रों का जो वितरण है वह पूर्व निर्धारित होता है। देखिए समझिए, एक सारणी के माध्यम से हम इसे समझेंगे। क्लास में जितने भी छात्र हैं उनका स्तर पूर्व निर्धारित होता है। किसमें? सापेक्षिक। छात्रों का स्तर पूर्व निर्धारित होता है।
एक छात्र को अनुस्थिति देते समय हम ये देखते हैं कि वह किस समूह में आता है। प्रत्येक समूह की प्रतिशत भी निर्धारित कर ली जाती है, यानी किसी छात्रों का सबका स्तर पूर्व निर्धारित होता है। जैसे हमें किसी छात्र को अनुस्थिति देनी है, ग्रेडिंग देनी है, तो हम उसे जांच लेंगे कि यह किस समूह के अंतर्गत आता है, उसके अकॉर्डिंग उसे अनुस्थिति प्रदान कर दी जाती है। जैसे ए बी सी डी हमने डिवाइड कर लिया, इतने परसेंट छात्र इसमें है, इतने परसेंट इसमें है, इतने परसेंट इसमें है, तो पूर्व निर्धारित स्तर है और उसके अकॉर्डिंग हमने उसको ग्रेड दे दी कि निर्धारित कर ली जाती है। प्रत्येक समूह को एक क्रम में अनुस्थिति आवंटित करते हैं जिसे मापन का पैमाना कहते हैं। ऐसी जो अनुस्थिति निर्धारित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? मापन का पैमाना। मापन का पैमाना। देखिए पैमाना कैसे बनाएंगे अब हम। मापन का पैमाना एक चार्ट के माध्यम से इस पैमाने को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। अनुस्थित के लिए छात्रों के समूह की प्रतिशत तथा अनुस्थितियां। अनुस्थित के लिए सापेक्षिक प्रमाणिक अनुस्थिति। अनुस्थित के लिए छात्रों के समूह का प्रतिशत छात्रों के समूह का प्रतिशत और अनुस्थितियां। अनुस्थित के लिए छात्रों के समूह का प्रतिशत और अनुस्थितियां। मैंने इसमें बताया था सापेक्षिक प्रमाणिक अनुस्थिति में सभी छात्रों के समूह को एक साथ लिया जाता है, उसे बराबर रूप से आंका जाता है। इसमें किसी एक का निर्धारण नहीं किया जाता है और उस छात्रों का वितरण प्रतिशत के आधार पर पहले ही कर लिया जाता है, उसको समूहों में पहले ही डिवाइड कर दिया जाता है, पूर्व निर्धारित वितरण उसमें किया जाता है। अब हम उसको अनुस्थिति प्रदान करते समय ये देख लेते हैं कि कौन सा छात्र किस पैमाने के अंतर्गत आ रहा है, किस ग्रेडिंग सिस्टम, किस अनुस्थिति के अंतर्गत आ रहा है। तो वो अब समझना है हमको कि अनुस्थिति के लिए छात्रों के समूहों का प्रतिशत और अनुस्थितियां। देखिए इसमें हम ब्लॉक्स बनाएंगे। सामान्य वितरण ब्लॉक बनाए हमने 5 वर्ग में प्रतिशत का। ये ब्लॉक किसका है? 5 वर्ग में हमने इसको डिवाइड किया है, 5 वर्गीय पैमाना बताया था मैंने, और ये किसका है? प्रतिशत का। प्रतिशत में देखिए कौन कितने प्रतिशत डिवाइड किया हमने? 7%, 24%, 38%, 24% और 7%। 7% छात्र, 24%, 38%, 24% और 7%। इसके बारे अब हम क्या डिसाइड करेंगे? अनुस्थिति। अनुस्थिति दूसरे कॉलम में हमने दिया अनुस्थित ग्रेडिंग ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 वर्गीय पैमाना हमने निर्धारित किया। देखिए क्लास के सभी जैसे छात्रों को हमने 7%, 24%, 38%,
24% और 7% वर्गीय 5 वर्गीय पैमाने में 5 बिंदु पैमाना हम इसे बोलते हैं, 5 बिंदु पैमाना। पांच बिंदु पैमाना हमने निर्धारित किया है। इतने प्रतिशत ऐसे हमने वर्ग बना लिए हैं। मैंने बताया था वर्ग पूर्व निर्धारित होते हैं। फिर अनुस्थिति डिवाइड करते समय हम देखते हैं कि इस छात्र को कौन से अनुस्थिति में रखा जाएगा। तो ये 7% छात्र हैं कक्षा के, वे तो किस में है, ए अनुस्थिति में है। 24% है वह बी में है, 38% है वह सी में है, और 24% फिर डी में है, और 7% फिर ई में है। इतने प्रतिशत छात्र कक्षा में ऐसे ऐसे डिवाइड किया हमने। यह 5 बिंदु पैमाना था। ऐसे ही हम बनाएंगे 7 बिंदु पैमाना। 7 वर्गों में हम डिवाइड कर लेंगे। सात वर्गों में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब हम इसमें देखेंगे 3, 7, 22, ये है 7 वर्ग। ऐसे ही हम इसकी अनुस्थिति निर्धारित करेंगे। देखिए 3, 7, 22, 35, 22, 7 और 3, ये 7 वर्ग का पैमाना हमने निर्धारित कर लिया है। ये प्रतिशत हैं। कक्षा के हमने सभी छात्रों को इस प्रकार के प्रतिशत में डिवाइड किया है। 3% छात्र 7 वर्गीय है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ये 7 वर्गीय पैमाना है। 7 वर्गीय पैमाना हमने डिसाइड किया। इसे लिखते हैं हम 7 बिंदु पैमाना। इसमें देखिए 3% छात्र ओ के हैं। ओ को हम सर्वोत्तम मान लेते हैं। 7% कितने हैं, ए के, 22% बी के, 35% सी के, 22% फिर डी के। ऐसे ही हमने इसको 7 बिंदु पैमाने को डिसाइड किया है। ये एफ है। ऐसे ही हम 9 बिंदु पैमाना बनाएंगे। नौ बिंदु पैमाने के अंदर हम 9 वर्गों में छात्रों को डिवाइड करेंगे। 9 वर्ग 9 बिंदु पैमाने में कितने वर्गों में डिवाइड करेंगे, 9 वर्गों में। ये हो गई इसकी अनुस्थिति। 4, 7, 12, 17, 20, 12, 17, 20, 17, 12, 7, 4, 17, 12, 7 और 4। ये हमारा हो गया प्रतिशत किसका, कक्षा का, छात्रों का। इसके अनुसार इसकी अनुस्थिति कितने वर्गीय है, ये 9 वर्गीय। अब इसकी अनुस्थिति का अर्थ याद है, भूल गए? इसका है अर्थ ग्रेड। अनुस्थिति मीन्स ग्रेड। इसमें बहुत कम विस्तार है कक्षा में मूल्यांकन का। ओ का मतलब मैंने क्या बताया अभी, सर्वोत्तम कैटेगरी। A+, A, B+, B, C, D, E, F। देखिए हमने ज़्यादा नहीं बढ़ाया है, बहुत कम विस्तार मिलता है परीक्षक को छात्रों का मूल्यांकन करने के लिए।
केवल कक्षा में 4% छात्र ऐसे हैं जो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ओ ग्रेडिंग में आते हैं, यानी सर्वोत्तम। हम जाहिर सी बात है हम सभी को उत्तम नहीं कह सकते, तो यहाँ पर 4% छात्र ऐसे हैं जो कि सर्वोत्तम कैटेगरी में आते हैं, 7% ऐसे हैं जो कि जिनको हम थोड़ा सा कम आंक सकते हैं, A+ की कैटेगरी में आते हैं, 12% ऐसे हैं जो A वर्ग में आते हैं, 17% ऐसे हैं जो B+ की अनुस्थिति में आते हैं, फिर 20% ऐसे हैं जो B की कैटेगरी में आते हैं, 17% C, 12% फिर D, 7% फिर E और 4% फिर F। ये हो गया इसका 9 बिंदु पैमाना, 9 बिंदु पैमाना। तीनों बता दिए मैंने आपको कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है। अभी हम पढ़ रहे थे अनुस्थिति प्रणाली के आवंटन का विभिन्न आधार। तो आधार क्या डिसाइड करते हैं हम, कक्षा में छात्रों को पहले ही समूहों में विभक्त कर देते हैं। इतने परसेंट इस कैटेगरी में, इतने परसेंट छात्रों को हमने 5 वर्गों में बांट दिया। 5 वर्ग के आधार पर फिर हम अनुस्थिति निर्धारित करते हैं A, B, C, D, E। अब किसी छात्र को अनुस्थिति देते समय हम ये देखते हैं कि यह किस कैटेगरी में आएगा, A में आएगा तो A में, B में आएगा तो B में और C में आएगा तो C में। इतने परसेंट को हमें इसमें रखना है। फिर हम ऐसे ही 7 वर्ग वाले को करते हैं और ऐसे ही हम 9 बिंदु पैमाने के अंतर्गत करते हैं। ये हो गया हमारा इस सामान्य। अब देखिए इसमें एक चीज और है कि यह है, इसमें तीनों में एक सामान्य बिंदु होता है क्योंकि ये सामान्य वितरण है, यह बिल्कुल निष्पक्ष वितरण नहीं है। ये जो सेंटर पॉइंट है, इसमें एक सेंटर पॉइंट होता है, उसको हम सामान्य समूह कहते हैं। यानी बी कैटेगरी के जो छात्र हैं वह सामान्य समूह के अंतर्गत आएंगे। यह इन दोनों का क्या है, केंद्रीय बिंदु। केंद्रीय बिंदु मान लिया जाता है, उसके आधार पर हम कहते हैं सामान्य समूह है ये। सापेक्षिक अनुस्थितियों का वितरण, अपेक्षा करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। दूसरा है अब हमारा, इसमें मैंने बताया आपको निरपेक्ष प्रमाणित अनुस्थिति। देखिए इस विवरण, यह विवरण कितना संतुलित है। इसमें सब में एक सेंटर पॉइंट है। इन सबको हम देखें तो एक ही सेंटर पॉइंट है इसमें। 38% छात्र कक्षा में सी कैटेगरी के हैं, 35% छात्र सी कैटेगरी के हैं और 20% छात्र यहाँ पर बी कैटेगरी। बहुत संतुलित है यहाँ पर ये विवरण। अगला है हमारा निरपेक्ष अनुस्थिति। अब निरपेक्ष अनुस्थिति पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि इसमें सीमाएं क्या क्या हैं। मैंने आपको बता दिया ग्रेडिंग सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ग्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण मूल्यांकन किया जा सकता है। ग्रेडिंग सिस्टम ये, ग्रेडिंग सिस्टम वो। अब मैंने आपके सामने सारणी भी बता दी, लेकिन इसके बाद हमें समझना है कि इसकी कोई सीमाएं भी तो होती होंगी, कोई लिमिटेशन भी तो होती होंगी, कुछ कमियां होंगी, तभी निरपेक्ष प्रमाणिक अनुस्थिति को अपनाया गया है। तो इसकी हम पढ़ेंगे अब सीमाएं। देखिए क्या सीमाएं हैं इसकी, कौन से की पढ़ रहे हैं, सापेक्षिक प्रमाणिक अनुस्थिति की सीमाएं। ये सापेक्षिक अनुस्थिति से छात्रों को अपने स्तर के विषय में, सबसे बड़ी लिमिटेशन इसकी ये है कि छात्रों को अपने स्तर के विषय में स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाता है कि वह कौन से स्तर में आएंगे, नहीं हो पाता है। हमने ग्रुप बनाए हैं क्लास में 7%, 24%, 38%, 24% और 7%। हमने ग्रुप बनाए हैं, समूह बनाए हैं सभी छात्रों के, लेकिन उनको ये क्लियर नहीं है कि वास्तव में हम किस कैटेगरी के छात्र हैं, हमें इस कैटेगरी में क्यों निर्धारित किया गया है। तो ये सबसे बड़ी कमी है इस अनुस्थिति की, सापेक्षिक प्रमाणिकी की, क्योंकि अनुमान के आधार पर ये चल रही है, सामान्य वितरण के आधार पर ये चल रही है। इसमें किसी को एक आदर्श नहीं माना गया है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सबसे अच्छा है तो क्यों है, केवल एक सेंटर बिंदु दे दिया गया है कि हाँ कक्षा में एवरेज छात्र ये हैं। तो दूसरी है इसकी, अध्यापक को अपने शिक्षण के प्रभाव का सही बोध नहीं होता है। किसके अंतर्गत, सापेक्षिक प्रमाणिक अनुस्थिति के अंतर्गत टीचर को अपने शिक्षण का ज्ञान नहीं हो पाता है, शिक्षण के प्रभाव का ज्ञान नहीं हो पाता है कि उसने जो
निर्धारण किया है वह अच्छा है या नहीं है, उसने जो शिक्षण विधियाँ अपनाई हैं वह सभी विद्यार्थियों पर कारगर हुई हैं या नहीं हुई हैं। देखिए, इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए कौन सी अनुस्थिति अपनाई गई है? निरपेक्ष प्रामाणिक अनुस्थिति को अपनाया गया है। निरपेक्ष प्रामाणिक अनुस्थिति में मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है। एक आदर्श, किसी को एक को आदर्श बिंदु मान लिया जाता है। निरपेक्ष प्रामाणिक अनुस्थिति, निरपेक्ष प्रामाणिक अनुस्थिति, इसमें निरपेक्ष या जिसे बोलते हम अबाध प्रामाणिक अनुस्थिति, निरपेक्ष प्रामाणिक अनुस्थिति, इसमें मैंने बता दिया था किसी एक को क्या मान लिया जाता है? आदर्श मान लिया जाता है। उसी को आदर्श बनाते हुए कक्षा के अन्य समूहों का वर्गीकरण किया जाता है। इसमें छात्र को पूरा ज्ञान हो जाता है कि हाँ, मैं कहाँ पर मुझ में कमी है और मैं इस कैटेगरी में क्यों आया, इस अनुस्थिति में मुझे क्यों रखा गया है। क्योंकि जब पहले वाली जो हमने पढ़ी थी सापेक्षिक प्रामाणिक अनुस्थिति, उसमें सामान्य वितरण चल रहा था, सबको एक समान बता दिया गया, किसी को हाई लेवल का, किसी को आइडियल नहीं बताया गया, आदर्श नहीं बताया गया। लेकिन इसमें एक आदर्श निर्धारित हो जाता है तो सबको अंतर पता चलता है कि हाँ, मेरे में ये कमी है या मैं इससे अच्छा हूँ या मैं इससे कम हूँ। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी जिसको हटाने के लिए निरपेक्ष प्रामाणिक अनुस्थिति का प्रयोग किया गया। इसमें प्रत्येक छात्र की अनुस्थिति फिक्स होती है, निर्धारित होती है। इसको हम विस्तार से अब कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।